गिरवी कौन कर सकता है? तो गिरवी आप जिसका सामान है भाई वही ना करेगा। ये कर सकता है ओनर, स्वामी, माल का स्वामी। गलत तो नहीं है? क्यों? ये फैक्ट गलत तो नहीं है? माल का स्वामी जो है वो कर सकता है। दूसरा कौन कर सकता है? एनी अथोराइज्ड पर्सन या अथोराइज्ड पर्सन बाय ओनर। अथोराइज्ड पर्सन बाय ओनर, अथोराइज्ड पर्सन बाय ओनर दो ही आदमी कर सकता है। ऑर्डिनरी गुड्स में बी प्लेस्ड बाय द ओनर और बाय एनी पर्सन विद द ओनर्स अथॉरिटी। ओनर की अथॉरिटी अगर किसी को मिली हुई है। A place made by any other person may not be valid. मतलब these two persons can make a pledge. ठीक है? No other person can make. No other person can. ठीक? अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसका सामान है, जिसका माल है, जिसका स्वामित्व है, वो प्लेस कर सकता है। और अथोराइज्ड पर्सन बाय ओनर या पर्सन विद द ओनर्स अथॉरिटी, जो ओनर मतलब शब्दों का हेरफेर है। अथोराइज्ड पर्सन बाय ओनर या ओनर्स अथॉरिटी जिसके पास हो वो। दूसरा, ये दोनों तो करेंगे। नो अदर पर्सन कैन प्लेस, कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है? डिबोमॉयस डॉबी कह सकते हैं। बिडोमॉय डॉबी, BIDDOMOY, बिडोमॉय डॉबी, DABEE। ठीक? वर्सेस सीताराम, SITTARAM। थोड़ा चूंकि दिक्कत है यहां पे आप लोगों को विजिबिलिटी में, इसलिए बता रहा हूं। A place made by the servant was held to be invalid। देखिए अथॉरिटी क्या होती है? आपके यहां कोई नौकर काम कर रहा है, आपके यहां कोई सेवक काम कर रहा है, तो क्या वो कर सकता है? क्या आपका कहेगा नहीं भैया हमारे पास ये चीजें हैं और हम आपको प्लेस कर रहे हैं? नहीं, वो व्यक्ति प्लेस नहीं कर सकता जो आपका सेवक या नौकर की हैसियत में है, कर्मचारी की हैसियत में है, मजदूर की हैसियत में है। ही इज वर्किंग एट योर प्लेस, दैट पर्सन कैन नॉट प्लेस। ये इसमें कहा गया बिकॉज ही हैज नो अथॉरिटी टू डील विद योर गुड्स ना, वो केवल काम कर रहा है। इसी तरह से अगर आपने किसी को कुछ सामान दिया हुआ है कुछ दिन रखने के लिए कि भैया आप इसको थोड़ा रखे रहो, मैं अभी हूं नहीं या ड्यू टू रीजंस बाद में वापस ले लूंगा, तो वो आदमी अगर उसको चाहे कि हम प्लेस कर दें या प्लेस कर देता है तो वो भी मान्य नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। Where certain goods are left in the care of a person for some special purpose, he can't place them. अगर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने किसी को दिया हुआ है, सामान कोई दिया हुआ है, तो वो गिरवी नहीं रख सकता। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। शंकर मुरलीधर वर्सेस मोहनलाल जादूराम, बढ़िया नाम है, मोहनलाल जादूराम। इसमें क्या कहा गया बता दिया, फिर से बता दे रहा हूं। अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने किसी को कोई चीज दे रखी है तो वो उसको प्लेस नहीं कर सकता। ठीक? उसको वो अथॉरिटी नहीं मिल जाती है जो कि उसको प्लेस करने का अधिकार दे दे। तो ये तीन चीजें आप कम से कम दिमाग में रखिए। इसके बाद 178 इसके बारे में प्रोविजन कर रहा है। अब 178 जरा साथ देखिए भाई, व्हाट इज गिवन इन 178? 178 कह रहा है मर्केंटाइल एजेंट के बारे में। अबाउट होम? प्लेस बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? मर्केंटाइल एजेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2(9) ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यहां पे आप इतना जानिए। अभी हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जब पढ़ेंगे ना तो वहां मर्केंटाइल एजेंट के बारे में डिटेल में समझ लेंगे। 78 को पढ़ते हैं। 178 में ये कहा गया है, कौन कर पाएगा? देखिए 178 कह रहा है कि वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज
क्या हो रहा है, मर्केंटाइल एजेंट जो है विद कंसेंट ऑफ द ओनर, 3-4 बातें कही गई हैं। क्या कही गई हैं, कंसेंट हो, विद कंसेंट ऑफ ओनर। ओनर किस चीज का, गुड्स का, जो उसके पास रखी है, जो उसने बेचने के लिए अपने पास रखी हुई है अपने मालिक की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से। तो क्या होगा, विद द कंसेंट ऑफ द ओनर इन पोजेशन ऑफ गुड्स और द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ये क्या कर रहा है, विद कंसेंट ऑफ ओनर, पोजेशन है इसको, किस चीज का, ध्यान दीजिए, पोजेशन है गुड्स का या डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिए, दो चीजों को रखना है। डॉक्यूमेंट्स को पहले भी आप समझे हैं कि डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी जो प्लेस किया जाएगा वो वैलिड होगा। कंस्ट्रक्टिव डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, दो चीजें लिखिएगा, टाइटल ऑफ गुड्स। ये क्या करता है, होल्ड करता है, पोजीशन में रखता है विद द कंसेंट ऑफ ओनर, या तो वो माल या उस माल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, जो स्वामित्व के दस्तावेज होते हैं उनको अपने पास ये रखता है, इसके पास है। अब आगे क्या कर सकता है, इन पोजेशन ऑफ गुड्स और द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स एनी प्लेस मेड बाय हिम। अगर वो कोई प्लेस करता है तो क्या होगा, व्हेन एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ मर्केंटाइल एजेंट। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये चीजें अगर ये देखिए, कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल, यहां पे दो बातें आती हैं, डॉक्यूमेंट्स और गुड्स दोनों की बात आई है। तो एक की डिलीवरी करेंगे तो वो गुड्स की डिलीवरी करेंगे तो एक्चुअल होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की करेंगे तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। और अगर ये दोनों माध्यमों से किसी भी तरीके से ये जो मर्केंटाइल एजेंट है प्लेस करता है, लेकिन अब इसमें यही जुड़ जाएगा कि ये जो प्लेस किया जाएगा वो व्यापार के सामान्य अनुक्रम में होगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्लेस शुड बी according to ordinary course of business, व्यापार के सामान्य अनुक्रम में, ऐसा व्यापार में किया जाता है। ये अगर है तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कौन कर रहा हो, मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा ये काम किया जाता हो, ये भी ध्यान रखने वाली है। बाय मर्केंटाइल एजेंट इन, दो बातों को ध्यान में रखिएगा, जो मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा काम किया गया हो, प्लेस किया गया हो, वो व्यापार के सामान्य अनुक्रम में किया जाता हो, ये मान के चलिए, वो व्यापार के सामान्य अनुक्रम में किया जाता हो, उस बिजनेस में वो एक कस्टम हो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ मर्केंटाइल एजेंट शैल बी एज वैलिड एज, अगर ये कर रहा है तो ये प्लेस वैलिड होगा। अब कैसा वैलिड होगा, जैसे मानो क्या लिखा है, इफ ही वर एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स। अब देखिए यहां एम्प्लॉयड प्लेस है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इसको व्यापार के सामान्य अनुक्रम में इन बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही इज ऑथराइज्ड टू डू सच एक्ट्स, तो ये इंप्लाइड हुआ, बट इट विल बी ट्रीटेड एज, इट विल बी डीम्ड एज he is expressly authorized by owner to do such place। ये प्रावधान होता है कि मान लिया जाएगा कि वो वास्तव में मालिक के द्वारा ऑथराइज किया गया था ऐसा प्लेस करने के लिए। To make the same, provided that the pawnee acts in good faith and has not at the time of place noticed that pawner has no authority to place। मान लीजिए यहां तक तो बातें पॉजिटिवली चल रही हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, उसको मान लिया जाता है कि ही वाज ऑथराइज्ड, अगर वो एम्प्लॉयड वे में भी कर रहा है मर्केंटाइल एजेंट। तो मान लीजिए, ये अंतिम लाइन कह रही है, इसको समझने की बात यह है कि मान लीजिए उसकी अथॉरिटी न रही हो। कैसे न रही हो, ओनर ने मना कर रखा हो, ओनर ने उसको डिस्क्वालीफाई कर रखा हो अपने एजेंट को कि नहीं तुम नहीं करोगे, फिर भी अब देखिए, फिर भी वो मालिक को क्या करता है, मालिक को सुपरसीड करते हुए वो प्लेस कर देता है। अब यहां पे बात क्या आ रही है, तब भी वो सही माना जाएगा अगर पॉनी गुड फेथ में वो पॉन करता है।
गुड फेथ हो, और दूसरी बात नो नॉलेज, नो नॉलेज ऑफ सच डिप्राइवेशन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि सच जो पॉनर्स राइट है, सच पॉनर्स राइट पॉनर्स अथॉरिटी नॉट टू प्लेस कह सकते हैं, नो नॉलेज ऑफ सच पॉनर्स अथॉरिटी नॉट टू प्लेस, पॉनर्स अथॉरिटी नॉट टू प्लेज, मतलब पॉनी, अब यहां पे देखिए दो पार्ट में इसको कहा गया है, दूसरी वाली लाइन जितनी ही कठिन है उतनी आसानी से एक लाइन में कह के हट लिए हैं। कहना यह था कि नॉर्मली वो कर सकता है मर्केंटाइल एजेंट, अगर वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको कर रहा है तो कर सकता है, अब माना जाएगा कि वो ऑथराइज किया गया है। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है कि अगर उसको ऑथराइज न किया गया हो, ऑथराइज न किया गया हो तब क्या होगा, ऑथराइज न किया गया हो तब भी सही माना जाएगा, पॉनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी यदि वो पॉनी ने उस पॉन को गुड फेथ में किया हो और उसको ये नॉलेज ना हो कि पॉनर की अथॉरिटी प्लेस करने की नहीं है। तो 178 ये कहता है एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में दिया गया है। व्हाट इज मर्केंटाइल एजेंट? और मर्केंटाइल एजेंट का मतलब आप समझ लीजिए, जब बताना ही है तो मर्केंटाइल एजेंट मींस एन एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी ईदर टू सेल गुड्स, काम क्या क्या है ये समझिए, सेल गुड्स माल को बेच सकता है, और टू कंसाइन गुड्स प्रेषित कर सकता है, और क्या कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, मतलब कंसाइन करेगा सेल करने के लिए, और टू बाय गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। तो ये है जो लास्ट लाइन कही जाती है कि टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, अपने स्वामी के लिए वो माल बेचता है। मर्केंटाइल एजेंट को पहले समझिए फिर इसको भी समझा देते हैं। मर्केंटाइल एजेंट जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 से सब गुड्स एक्ट 1930 में कहा गया है वो ये है कि वो माल बेच सकता है, माल को कंसाइन कर सकता है सेल करने के पर्पज से, माल को खरीद सकता है, माल को क्या कर सकता है, किसी को सिक्योरिटी बेस पे देके पैसा उठा सकता है। ये हो गया प्लेस, वहां पे उसके परिभाषा में ही ये अथॉरिटी दे दी गई है मर्केंटाइल एजेंट को। तो मर्केंटाइल एजेंट की जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वहां पे प्रोविजन है कि ही कैन रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, इस वाक्य को आप समझिए, उसके परिभाषा में ये दी गई ही कैन रेज मनी, पैसे उठा सकता है, बाजार से उठा सकता है, किस बेस पे, ऑन सिक्योरिटी ऑफ दैट गुड्स, उन सामानों पे, उन माल जो है गुड्स है उनको वो बाजार में गिरवी रख के पैसा उठा सकता है। अब वहां से ये राइट यहां 178 में आया है। 178 की ओरिजिन आप वहां से मानिए या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ये मानिए। अब जो मर्केंटाइल एजेंट है, he has right to place the goods according to section 2 subsection 9। अब क्या होगा, ये अगर बिजनेस कोर्स के सामान्य बिजनेस कोर्स में कर रहा है, सामान्य व्यवसाय के अनुक्रम में, व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो अगर वो काम कर रहा है यानी प्लेस कर रहा है, तो मान लिया जाएगा, और किन चीज का प्लेस कर सकता है, या गुड्स या डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, दोनों चीजों का, कंस्ट्रक्टिव एक्चुअल बोथ। अगर वो करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसको पॉनर ने अथराइज किया, मतलब सॉरी उसके प्रिंसिपल ने, जो एजेंट है उसके प्रिंसिपल ने उसको अथराइज किया होगा, ये मान लिया जाएगा। ठीक, मान लीजिए बीच में संबंध गड़बड़ा गए हैं एजेंट के और उसके, उन्होंने, और मालिक जो था, प्रिंसिपल जो था, उसने एजेंट को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है उसके पद से। ठीक है, तुम माल रखो, हम अपना माल ले लेंगे, अब तुम्हें कोई अथॉरिटी आगे नहीं है। और ऐसी स्थिति में एजेंट प्लेस कर गया तो क्या होगा, आपको मैंने कल 178A बताया था, याद है? अभी फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे। 178 में कि शून्यकरणीय संविदा के डिफेक्टिव टाइटल की बात की थी। तो यहां पे जब अगर एजेंट को मना कर दिया गया है तो उसकी टाइटल डिफेक्टिव हो गई ना। डिफेक्टिव मतलब मोटा मोटी समझ ले कि उसको अब अथराइज नहीं है, फिर भी उसने प्लेस कर दिया, तो पॉनी के क्या अधिकार होंगे? जिसने माल लिया हुआ है, जिसने उधार दिया हुआ है, उसको वैलिड टाइटल मिलेगा, मतलब वैलिड प्लेस का टाइटल मिलेगा। वो उसका प्लेस जो माना जाएगा पॉनी के लिए ठीक माना जाएगा, लेकिन दो शर्तें पॉनी को फुलफिल करनी होंगी।
एक तो वो गुड फेथ में किया हो, वो पॉन उसने जो गिरवी लिया है सद्भाव में किया हो, उसको कुछ नहीं पता है, कोई दुर्भाव नहीं है। और दूसरी बात, उसको पॉनर की जो अथॉरिटी प्लेस करने की है उसको मालिक ने उसके रोक दिया है, ये उसे नहीं पता होना चाहिए। पॉनी को पॉनर्स का जो प्लेस करने की अथॉरिटी है उससे रोक दिया गया है, ये पॉनी को नहीं पता होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें फुलफिल करके वो पॉन कर रहा है तो उसका प्लेज वैलिड माना जाएगा। कल 178 ये बताए थे, ये भी यहीं पे आएगा कि हु कैन प्लेस। अगर कोई डिफेक्टिव वाला टाइटल वाला आदमी प्लेस कर रहा है तो भी मान लिया जाएगा कि पॉनी ने अगर सद्भाव में काम किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए वैलिड रहेगा, बशर्ते वो प्लेस जो उसको शून्य करणीय संविदा थी वो शून्य न की गई हो तब। 179 का है प्लेस बाय, इसको अगर हम कहें तो प्लेस बाय प्लेजी। प्लेजी माने ऊपर, सॉरी, पण्यम दार, जिसको प्लेस किया गया है, उपनिहिति बेली, उसके द्वारा प्लेस कर दिया जाएगा। नहीं, सब प्लेस आप कह लो। एक केस आप इससे संबंधित थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, मैं याद नहीं दिलाऊंगा। मान लीजिए अब 179 क्या कह रहा है, गिरवी जहां की पण्यमकार केवल परिसीमित हित रखता है। प्लेस वेयर पॉनर हैज ओनली अ लिमिटेड राइट। पॉनर, अब यहां पे प्लेजी जो है ये पॉनर हो जा रहा है, ये मान लो आप। ठीक, हमने कोई गुड्स, मैं अमित मिश्रा ने ये गुड्स रख दिया, बी को प्लेस किया, अब बी इसको सब प्लेस कर दे सी को, तो यहां जो प्लेजी हुआ है ये प्लेजी क्या है, ये क्या हो गया, पॉनर हो गया ना, और ये क्या हुआ, ये पॉनी हो गया, स्टेटस चेंज हो गया, यहां पॉनर ये था, यहां पॉनर ये हो गया। ठीक, प्लेस की हुई चीज फिर से प्लेस कर दी जाए तो उतना ही कर सकता है ये जितना इसने इनको दिया हो। मान लीजिए मैंने कोई चीज 1000 रुपए में मैंने बी को प्लेस की है, तो बी इससे ज्यादा अमाउंट की अगर प्लेस करेगा तो बी की अपनी जिम्मेदारी है, वो प्लेस वैलिड नहीं माना जाएगा। 1000 रुपए के लिए है तो ये कर रहा है, तो 1000 रुपए के लिए ही सी को करे, सी को 1000 रुपए के ही लिए प्लेस करे, इसकी जिम्मेदारी 1000 की ही बनेगी। तो कहा यह गया है कि अगर प्लेजी अगर कोई प्लेस कर रहा है, कोई अदर पर्सन प्लेस कर रहा है, तो उसी सीमा तक कर सकता है जहां तक उसका इंटरेस्ट हो। तो इसका इंटरेस्ट क्या है, 1000 रुपए है, 1000 रुपए इस चीज के लिए है इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट मतलब हित, तो वो 1000 रुपए के लिए ही आगे फर्दर वो प्लेस कर पाएगा। तो इसकी हेडिंग आप लिख सकते हैं प्लेस बाय प्लेजी। इसमें लिखा गया है where a person places goods in which he has only a limited interest, the place is valid to the extent of that interest, right? जितना इनका इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट के एक्सटेंट तक ये कर पाएंगे, पूरा इनका माल नहीं है, इनका माल सिर्फ इसमें हित क्या है, इस माल में केवल 1000 रुपए जो कि इन्होंने इसको दिया है, तो बस 1000 रुपए तक ही वो उसको प्लेस कर पाएंगे। इसका एक केस बहुत बढ़िया सा है, आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। जसवंत राय, मैं आपको बता रहा हूं, जसवंत राय मनीलाल, लिखिए जसवंत राय मनीलाल अखने, AKHANEY, अखने बना वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का मामला है। स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें क्या होता है, एक कोऑपरेटिव बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक एक होता है, ये आप कह लीजिए कोऑपरेटिव बैंक, ये एक बैंक के पास जाता है, एक्सचेंज बैंक, इससे कहता है कि आप मेरा कुछ ओवरड्राफ्ट कर दो, नॉर्मल कोर्स में ओवरड्राफ्ट हम आपको बाद में समझा देंगे, ओवरड्राफ्ट आप मेरे अकाउंट पे कर दो, इसके लिए हम आपको कुछ प्लेस दे देते हैं। तो ओवरड्राफ्ट था 66,150 का, जल्दी से मैं बताऊंगा, और जो प्लेस की गई अमाउंट ये था ओवरड्राफ्ट, प्लेस क्या किया गया, 77,000 रुपए की चीजें, 75,000 75,000 की चीजें प्लेस कर दी गई, और हुआ क्या, उस ओवरड्राफ्ट को कभी भी कोऑपरेटिव बैंक ने यूज नहीं किया। कभी जाता है कि भैया
मेरा माल वापस कर दो, मैंने कभी या मुझे आप ओवरड्राफ्ट में अवेल करना चाहता हूं फैसिलिटी, तो ये जाता है एक्सचेंज बैंक के पास। तो एक्सचेंज बैंक ऑलरेडी क्राइसिस में होते हैं और उन्होंने क्या किया है नालायकी कि ये जो प्लेस 75,000 का था इन्होंने फिर आगे प्लेस कर दिया, अब कोऑपरेटिव बैंक कहता है आपने मेरा कैसे प्लेस कर दिया भाई, मैंने तो आपसे पैसा वैसा कुछ लिया नहीं, बस प्लेस किया हुआ था। प्लेस तब माना जाएगा, अब यहां पे जो कहा गया कि 66,150 की भले ही ओवरड्राफ्ट थी, बट दैट वाज नेवर यूज्ड बाय कोऑपरेटिव बैंक, कभी कोऑपरेटिव बैंक ने यूज नहीं किया। जब मुकदमा चलता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये कोऑपरेटिव बैंक ने कभी उस सुविधा का उपयोग किया होता तब तो आपको ये था कि हाँ आपका इसमें इंटरेस्ट समझ में आता। नॉर्मली अगर वो अपने आपके पास पड़ा ही हुआ था तो आप उसको ले जाके किसी और को प्लेस नहीं कर सकते। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसने कहा कि ये जो प्लेस किया ये वैलिड नहीं था क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसमें कुछ था ही नहीं। जब हम आपसे उधार नहीं लेंगे, केवल आपसे हमने सैंक्शन करा लिया, सैंक्शनिंग और डिसबर्समेंट दो बातें समझिए। एक हमने आपसे लोन सैंक्शन करा लिया बट इट वाज नॉट डिसबर्स्ड। डिसबर्स मैंने कभी लिया नहीं, अवेल नहीं कि आपके पास पड़ा है। तो जब आपके पास पड़ा है, जब मैंने आपसे लिया नहीं तो आप मेरा सामान क्यों आगे प्लेस करोगे, नॉर्मल। तो यहाँ प्लेस बाय प्लेजी में ये वाला मामला आता है। मान लीजिए कि मैं आपको कोई लोन, आपको कोई चीज पॉन कर रहा हूं और मैं उस पर, मेरी चीज है 10,000 की, मैं आपसे 3,000 रुपए ले रहा हूं और 3,000 के बाद आप उसको क्या करते हैं 7,000 में लैंड कर, 7,000 में आगे प्लेस कर दे। मेरी लायबिलिटी कितनी है? मेरी लायबिलिटी उतनी है जितनी मैंने आपसे ली, 3,000, ज्यादा की नहीं है। ये 179 बहुत क्लियर कट कहता है। तो यहां पे आप प्लेस कौन कर सकता है, ये भी बातें खत्म हो गई, राइट्स ऑफ ऑनर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब आप आगे एजेंसी हम पढ़ेंगे।